कुछ भी करना है कीजिए, बस माइक बंद करके। ठीक है, चलिए। चलेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। माइक बंद कीजिए। ठीक है, महाजनपद काल पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले सारे चीजों का हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले रिवीजन करेंगे क्या क्या है, तो आपको बताना है। ठीक है, रामप्रसाद कालीन स्थल चिरान जो है किस जिला में पड़ेगा? चिरांद सारण जिले परा में, सारण में। ठीक है, ध्यान रखें, चिरान जो है सबका सारण पड़ता है। ठीक है, वैदिक काल में हमने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक को ऋग वैदिक भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल का समय काल क्या है? 1500 से 1000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर वैदिक के काल की बात करेंगे तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व वैदिक काल में, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में, ठीक है, आर्यों का आगमन बिहार में हुआ कि नहीं? नहीं। नहीं हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में होता है। और किस नदी के तट पे आके आर्यन जो थे बिहार में आके बसे? गंडक नदी के गंडक किनारे। नदी ऋग वैदिक के नाम क्या है, क्या बताएंगे? गंडक नदी का नीरा, ऋग वैदिक नाम? सदा नीरा। बिल्कुल ध्यान सादा, रखें, सादा नीरा। ठीक है, ध्यान रखें क्या है, सादा नीरा। ठीक है, विदेह के नाम से किसका चर्चा आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में, सत्पर ब्राह्मण में, सॉरी, मिथिला, मिथिला का का चर्चा तिरहुत, होगा। ध्यान रखें, बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से? कीकट प्रदेश, कीकट के नाम से। ठीक है, बारापुरा में कीकट को क्या कहा गया है? अपवित्र, पवित्र प्रदेश कहा पवित्र गया। देश कहा गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चेचर कहाँ पे पड़ता है स्थल? वैशाली, चलिए चलते हैं महाजनपद की तरफ। ठीक है, चलिए आप चलेंगे हम लोग महाजनपद, सीधा सीधा जो आज हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखोगे। ठीक है, 6ठी शताब्दी अंगुत्तर निकाय एवं भागवती सूत्र में कितने महाजनपदों के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है? 16। जानकारी मिलती है। ठीक है, अब कश्मीर का एक किताब है, उसमें भी महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। कल्हड़, ठीक है, उसका नाम क्या है? कल्हन की राजधानी में। हालांकि उसमें अलग अलग कल्हड़, जनपद के नाम दे दिया है। ठीक है, 22, टोटल, हाँ वहां पे जा रहे 16 महाजनपद टोटल थे, जिसमें से बिहार में कितने महाजनपद थे? 3, तीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार में 3 महाजनपद है। ठीक है, बिहार में कितने थे? 3 महाजनपद। ठीक है, कौन कौन था सबसे पहले देखेंगे तो लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी को बज्जी भी बोलते थे, बज्जी संघ या फिर लिच्छवी संघ का कौन कौन सा क्षेत्र था इसका? क्षेत्र बताया जा रहा हमें। वैशाली, बिल्कुल वैशाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वैशाली और मुजफ्फरपुर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वैशाली और मुजफ्फरपुर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे आगे, हमें बताइए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, मगध में कौन कौन सा क्षेत्र है? पटना, गया, नालंदा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पटना क्या हो जाएगा? गया, नालंदा, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पटना, गया और नालंदा। ठीक है, ध्यान रखें। अंग की राजधानी कहाँ थी? सर, अंग का क्षेत्र कौन था? भागलपुर, मुंगेर, बिल्कुल भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं बज्जी संघ महाजनपद के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बज्जी संघ महाजनपद के संदर्भ में देखेंगे, जो कि 3 महाजनपद जो बिहार में जो थे उनमें से क्या है, एक है। ठीक है, सबसे पहले बज्जी संघ महाजनपद की देखें। बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, क्या था? 8 राज्यों का, जिसको अटकुल कहते थे। बज्जी संघ को क्या बोलते थे? अटकुल। अटकुल बोलते थे। क्या बोलते थे बज्जी संघ को? क्या बोलते थे? अटकुल बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे बज्जी संघ को? अटकुल कहा जाता था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 8 कुल का मतलब यहाँ पे क्या था, संघ था। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे बज्जी कुल में, आप देखेंगे बज्जी संघ में 8 कुल थे। कौन कौन कुल थे? बज्जी था, लिच्छवी था, ज्ञात्रिक था, विदेह था, उग्र था, भोग था, कुरु था तथा इच्छाबुक था। क्या नाम था? इच्छवाकु था। ठीक है, कौन कौन था एक बार पता है? बज्जी संघ में 8 राज्य जो थे, 8 कुल जो थे, उनमें कौन कौन आते थे? बज्जी आते थे, लिच्छवी आते थे, ज्ञात्रिक आते थे, विदेह आते थे, उग्र आते थे, भोग आते थे, कुरु आते थे, इक्ष्वाकु आते थे। ठीक है, ये सारे के सारे का इस संघ के 8 क्या थे? इस संघ के 8 जनपद थे। जनपद के मिलने से ही महाजनपद का क्या होता है? निर्माण होता है। ये सारे जनपद जब आपस में मिलते थे तो बज्जी संघ क्या बनता था? एक महाजनपद बनता था। ठीक है, बज्जी संघ का जो सबसे प्रसिद्ध जनपद जो था, ठीक है, वो कौन था? तो ध्यान रखो, वो लिच्छवी था। यहीं पे क्या था, डेमोक्रेसी डेवलप हुई थी। ठीक है, लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी की राजधानी, वैशाली। लिच्छवियों की राजधानी की बात करेंगे, वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना की बात करेंगे, राजा विशाल ने की थी। किसने की थी वैशाली नगर की स्थापना? तो राजा विशाल ने वैशाली नगर की स्थापना की थी।
लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम ज्ञात्रिक बज्जी संघ के ही प्रमुख जनपद थे। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह की बात करेंगे या फिर कुंडग्राम के ज्ञात्रिक की बात की, ये दोनों को दोनों बज्जी संघ के ही मतलब प्रमुख जनपद थे। ठीक है, कुंडग्राम के जो ज्ञात्रिक जो था इसी संघ में किनका जन्म हुआ था, क्या बताएंगे? महावीर का। महावीर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, बज्जी संघ, ठीक है, बज्जी संघ या फिर लिच्छवी को बिहार विश्व का प्रथम गणतंत्र का भी मतलब क्या दिया जाता है, तो इनको मतलब क्या दिया जाता है, दर्जा कहा जाता है। ठीक है, विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। अब चलेंगे मगध महाजनपद। ठीक है, सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, सबसे रणनीतिक दृष्टि से भी बात करेंगे तो वो सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा यही था। ठीक है, मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक क्या था, तो सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो क्या बताएंगे? गिरिब्रज या राजगिर। गिरिब्रज या फिर राजगीर थी। यह कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था, क्या बताएंगे? 5। ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको मतलब क्या था, एक प्रकृति का वरदान मिला था जिससे बहुत अधिक ये सुरक्षित भी था। राजगीर का सबसे बड़ा मगध का सबसे बड़ा सुरक्षित होने का रीजन क्या था, इसके राजधानी को से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, मगध का क्षेत्र विस्तार की बात करेंगे, पटना और गया में आपको देखने को मिलेगा। मगध एवं, ठीक है, मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? ठीक है, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन किस वेद में देखने को मिलता है, तो अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है। आप लोग इसे याद रखें। ठीक है, आप चलेंगे अंग महाजनपद के बारे में देखते हैं। तो अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। कहाँ पे था, क्या बताएंगे? तो भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में अंग महाजनपद का विस्तार था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बताएंगे कहाँ थी इसकी राजधानी? चंपा थी। अंग के अंतिम शासक की बात करें, ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने मतलब क्या अंग को मगध में मिला लिया। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध के शासक बिंबिसार ने क्या किया, तो इसको मतलब क्या किया, तो अंग को मतलब मगध में मतलब क्या मिला लिया। मगध का उत्कर्ष एवं उनके राजवंश के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी मगध की स्थापना। ठीक है, बृहद्रथ का पुत्र कौन था, क्या बताएंगे? जरासंध था। ठीक है, ध्यान रखें, इसके बारे में जानकारी आपको महाभारत में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग मगध के उत्कर्ष एवं उसके राजवंश के बारे में देख रहे हैं। तो मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, इस वंश का सबसे प्राचीन शासक हुआ। ठीक है, जरासंध और भीम के बीच द्वंद्व युद्ध में पराजित होता है, उसका वध कर देता है। इसका वर्णन महाभारत में आपको देखने को मिलता है, अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा। ठीक है, जरासंध को बार बार मार देता था, लेकिन उसका बॉडी जो था एक बार फिर से मतलब क्या हो जाता था, जुड़ जाता था, क्योंकि उसको वरदान मिला था। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था, क्या बताएंगे? 5 पहाड़ियों से। मगध की भूमि जो थी उर्वरा थी। ठीक है, नदियों की उपलब्धता थी, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न था। यहाँ पे क्या था ना, खनिज के साथ साथ वन संसाधन भी था। तो वन संसाधन जो था वहां से इनको हाथी मिलता था, जो कि इनके सैन्य संगठन को काफी अधिक बल देता था। खनिज संसाधन को लोहा मिल जाता था, लोहा से इन लोगों ने हथियार बनाए। इसलिए मगध जो था 2 कारणों से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। सबसे पहले तो इनकी रणनीतिक बनावट ऐसी थी, से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। फिर भी अगर कोई आक्रमणकारी अगर आ भी जाता, फिर इनको नदी को पार करना पड़ता था, क्योंकि नदी से भी इनको सुरक्षा मिलती थी। खनिज के द्वारा इनको लोहा मिला हुआ था, लोहा से लोग क्या कर हथियार बनाते थे, जो कि इनको युद्ध में फायदा होता था। और साथ में अगर बात करेंगे तो इनके पास वन संसाधन था, जहां से क्या मिलता था, हाथी मिलती थी। ठीक है, जिनका प्रयोग युद्ध भूमि में करते थे, जो इनको युद्ध भूमि में सीधा सीधा एज देता था। ठीक है, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। एग्जाम में पूछा हुआ भी है, याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कौन था? बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो था रिपुंजय था, और प्रथम शासक की बात करें बृहद्रथ खुद ही था। भाई साहब, बृहद्रथ वंश का स्थापना खत्म हो गया, लेकिन मगध में जो वास्तविक पहला जो वंश जो स्थापित होता है हर्यक होता है। ठीक है, हर्यक वंश की बात करेंगे 544 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक के वंश आपको मगध में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसे याद रखें। ठीक है, आप देखेंगे इस वंश का संस्थापक कौन था, क्या बताएंगे? 5 पहाड़ी इंपॉर्टेंट है क्या? ऊपर में 5 पहाड़ी का नाम इंपॉर्टेंट नाम नहीं 5 पहाड़ी का, 5 पहाड़ी से घिरा हुआ, तो ध्यान में रखिएगा। इसी कारणों से कोई भी बाहरी आक्रमणकारी नहीं आ पाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजधानी जो था बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो कैसे कोई बाहरी आक्रमण आएगा? जब बाहरी आक्रमण नहीं, अगर किले बनाने की जरूरत नहीं है, सैनिक को ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हथियार की जरूरत नहीं है, तो भाई साहब पैसा तो बचेगा ना। अगर भारत के
पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान और चीन नहीं होता तो हम लोग उतना डिफेंस पे क्यों खर्च करते हैं? अपने लोगों के ऊपर में खर्च करते हैं। हमारे लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ता, हमारा स्वास्थ्य, हमारा एजुकेशन, इस सब पे हम लोग खर्च करके लाखों करोड़ रुपए हम लोग क्यों खर्चा करते हैं? क्यों करते हैं? रीजन सिंपल है भाई, हमारे बगल में पाकिस्तान और मतलब चीन बसा हुआ है। नहीं, हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन ठीक ठाक, और चीन के साथ हमारा सीमा लगता ही नहीं, बीच में कोई देश होता है ऐसा जो कि बफर जोन बना देती तो हम लोग को दिक्कत ही नहीं था। आज पाकिस्तान मतलब भी डरा हुआ है, उसने नहीं, बोला वो सब बता रहे थे कर्ज ही। वो बता रहे थे कि हम्म। ये 5 पहाड़ी का है नाम मेरे पास है, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, हाँ, लखीगिरी, सब सब राघागिरी। में गिरी लगा होगा, सब में गिरी लगा होगा, क्योंकि राजगीर गिर सब जो है ना उसी से बना है। ठीक है, रत्नागिरी होगा, उदयगिरी अच्छा। होगा, हाँ, एक होगा, और एक सोनभद्र नहीं, सोनागिरी, सोनागिरी, सोनागिरी है। मिथिलागिरी और वैभवगिरी। हाँ। हाँ ठीक है, सब में गिरी ही लगा होगा बिल्कुल। चलिए, हमारे हर एक वंश के शासन 544 से लेकर 412 तक। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी, कब की थी? 544 में की थी। ठीक है, मगध का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार। ठीक है, ध्यान रखें, किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है, मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए, बिंबिसार के ने विवाह का नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार को प्रश्रय दिया। ठीक है, इसने साम्राज्य के विस्तार करने का विवाह की। पहली पत्नी की बात करें, कौशल देवी थी। पहली पत्नी कौन थी इसकी? कौशल देवी थी, जो कि कहाँ की राजकुमारी थी? कौशल देवी, देश कौशल देवी कौशल की ही राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी? कौशल देवी। तो कौशल देवी की बात करेंगे, कौशल की ही राजकुमारी थी। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, इस विवाह से उसे दहेज में क्या मिला? काशी का एक बड़ा हिस्सा इसको मिल जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरी पत्नी से विवाह तो किया, इसका नाम प्रसेनजीत था की बहन थी जलना ना? था। ये प्रसेनजीत की प्रसेनजीत की बहन थी, बहन। बिल्कुल प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, दूसरी पत्नी की बात करें, चलना या फिर चलहना थी। चलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तीसरी पत्नी से विवाह कर डाला, क्षेमा थी, जो कि मद्र बद्र की राजकुमारी थी, पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। ठीक है, पहले तो दोनों की बहुत अधिक दुश्मनी थी, लेकिन बाद में देखा भाई साहब अवंती जो है सो बहुत वो भी शक्तिशाली, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो दोनों ने मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। अब बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राजवैद्य जीवक को दो जगह भेजा था, एक मतलब चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए, दूसरा भेजा था बुद्ध भगवान के सेवा में ही भेजा था। ठीक है। बाद में बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में, ठीक है, उनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। अजातशत्रु शासक बनेगा 492 से लेकर 460 तक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखें, बिंबिसार के बाद हर एक वंश का शासक उसका पुत्र। ठीक है, वास्तविक नाम की बात करेंगे, जिसका नाम क्या था? कुनिक था। क्या नाम था अजातशत्रु का वास्तविक नाम? अजातशत्रु का वास्तविक नाम ध्यान में रखेंगे, उसका नाम क्या था? कुनिक था। क्या नाम था उसका? कुनिक था। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, बिल्कुल। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु पर कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया। इसी के बाद दोनों के बीच झगड़ा होता है, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। ठीक है, अतः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित करके काशी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित किया और काशी पर अधिकार किया। उसके बाद अजातशत्रु जो थे इसके मामा थे। ठीक है, मामा थे। ठीक है, मामा थे, लेकिन मामा क्या होते हैं बाद में मान जाते हैं, बोलते हैं अपने पुत्र का नाम जो बजीरा आई थिंक नाम था। ठीक है, पुत्री का नाम भूल रहा हूँ। बजीरा जो था इसकी ममेरी बहन था, उसका मतलब आजाद, इसकी क्या नाम, आजाद शत्रु से विवाह करा देते हैं। ठीक है, ममेरी बहन से, और मतलब काशी को फिर से मतलब दहेज, मतलब काशी को फिर से मतलब रहने दिया जाता है। ठीक है, जैसे बिंबिसार की मृत्यु हुई थी कुछ दिन के बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है, तो प्रसेनजीत काशी वापस ले लेता है। प्रसेनजीत काशी ले लिया, लेकिन उसी के बाद अजातशत्रु गुस्सा आ जाता है और अजातशत्रु के ऊपर हमला, प्रसेनजीत के ऊपर हमला करता है और काशी को जीत लेता है। लेकिन बाद में दोनों में संधि हो जाती है। बजीरा जो थी, नाम गलत नहीं है तो सर बजीरा ही नाम थी, जो कि प्रसेनजीत की क्या थी? बेटी थी। ठीक है, उससे विवाह होता है अजातशत्रु का, नीचे तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को भी पराजित किया था। ठीक है, तो वज्जी संघ एवं मल्लों के किसने पराजित किया था? अजातशत्रु ने। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो इसका चाहता ना, वैशाली को जीतना। ठीक है, अजातशत्रु की बात करें, जैन धर्म को मानता था तथा उसने बौद्ध धर्म को अपना। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उसने किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, और इसी के समय 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, शासक की बात करें अजातशत्रु साहब थे, तारीख की बात करेंगे 483 ईसा पूर्व थी। ठीक है, जगह की बात करें राजगीर था। राजगीर में भी अगर प्रॉपर जगह की बात करें सप्तकर्णी गुफा थी। ठीक है, वहां पे क्या होता है? प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन होता है। ठीक है,
आप चलेंगे सिंहली अनुश्रुति। सिंहली शब्द का सिंहला शब्द का मतलब श्रीलंका की अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है, उदयन की बात करेंगे तो इसने अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, तो उदयन ने भी बोला हम भी कूटेंगे। ठीक है, इन्होंने भी मतलब क्या अपने पिता की हत्या कर दी। उदयन या फिर उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर मतलब कहाँ कर दिया, पटना कर दिया। ठीक है, पटना की बात करेंगे, 3 नदियों के संगम वहां पे देखने को मिलता है, गंगा, सोने व गंडक। गंगा, सोने व गंडक के किनारे पटना था, पाटलिपुत्र, वहां पे इसने अपने राजधानी को ले गया। ठीक है, तो इस तरीके से राजधानी कहाँ कहाँ होगा मगध का, सबसे पहले राजगीर, फिर पटना, अब फिर एक राजधानी और भी आगे चल के बनेगा, जो कि बनेगा वैशाली। ठीक है, नाग वंश के शासनकाल में राजधानी वैशाली होती है। ठीक है, तो इस तरह से 3 राजधानी इसके हो जाते हैं। तीनों राजधानी के नाम आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, उदयन के 3 पुत्र होते, एक अनिरुद्ध होता, मुंडक होता, नागदशक होता। ठीक है, नागदशक इस वंश का बात करेंगे अंतिम शासक था। ठीक है, नागदशक जो था इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की, उसने नागदशक की हत्या कर दी। और शिशुनाग वंश का ये अमात्य ही था। ठीक है, उसी के अंदर में काम करता था, बाद में हत्या कर दिया। और शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह पे शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग ने राजधानी को क्या बना, वैशाली बना दिया। इस तरह से मगध को कितने नंबर का राजधानी मिल गया, क्या बताएंगे? तीसरा नंबर से। तीसरा नंबर का राजधानी बना। ठीक है, नीचे के लोग जगे हुए हैं कि सो चुके हैं? जगे हुए हैं ना? हाँ, सभी लोग जगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर का राजधानी क्या बना, तो ध्यान में रखेंगे वैशाली। पाटलिपुत्रा, सॉरी, पहला राजगृह, फिर पाटलिपुत्रा, और फिर से मतलब क्या बना, वैशाली। वैशाली राजधानी किसने बनाया, पूछता है। ठीक है, किसने, शिशुनाग ने बनाया। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर क्या, शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती बन जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसी का बेटा ले जाता है। ठीक है, शिशु ने अवंती का राजा अवंती वर्धन को पराजित करके अवंती को मगध में मिला लिया। ठीक है, पूछे अवंती को मगध में किसने मिलाया, तो शिशुनाग ने मिलाया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में मतलब क्या क्या मिला लिया। ठीक है, 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक, ठीक है, काला अशोक मगध का शासक माना। अब पुराने में काला अशोक को क्या बोला, काकवन कहा गया। क्या कहा गया है, काकवन। इसने बोला से नहीं, पिताजी राजधानी पाटलिपुत्र ही ठीक था, तो ये फिर से वैशाली से राजधानी उठा के कहाँ ले जाता है, तो फिर से पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे राजधानी और कौशाम्बी एक ही जगह है ना? वत्स्य और कौशाम्बी एक ही नाम है ना? हाँ, वही बात समय कौशाम्बी को मिला ले, राजधानी ही है। ठीक है, और इसी के समय काला अशोक के समय ठीक 100 वर्ष बाद, ठीक है, 483 का 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का क्या होगा, आयोजन होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कला अशोक के मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो क्या था, नंदीवर्धन था। क्या था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, नंदी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक नागदशक। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन है, बृहदत्त वंश का रिपुंज रिपुंज महापद रिपुंज रिपुंज है। ठीक है, अब आएगा नंदवंश। ठीक है, नंदवंश ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मौर्यन आ जाएंगे। 344 से 321 ईसा पूर्व तक नंदवंश रहेगा। ठीक है, ज्यादा शासक नहीं होता है, 2 महत्वपूर्ण शासक, उनके बारे में देख लेंगे। संस्थापक की बात करें, कौन था नंदवंश का, महापद महापदम लिखा तो नंद नहीं हुआ है कि ये क्षेत्र। सब कहीं लिखा नहीं है ना कि ये सब राजपूत था कि क्या था। क्वेश्चन कभी आया था ना एक बार कि आपने पूछा था कि ये सब महापदम नंद जो था उनके बारे में कहते हैं ये राजपूत नहीं था। ठीक है, पहले महापदम ने नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंग वंश की स्थापना की। महापदम नंद ने, ठीक है, एकाराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की, एकराट या फिर मतलब एक छत्र की मतलब क्या किया, उपाधि धारण की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए? आप चलेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे क्या, पाली ग्रंथों में महापदम को क्या कहा गया है, उग्रसेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या कहा गया, उग्रसेन कहा गया। क्या कहा गया, ध्यान रखेंगे। तो पाली ग्रंथों में बात करेंगे, क्या कहा गया इनको, तो उग्रसेन कहा गया। पाली ग्रंथ मतलब बौद्ध ग्रंथ में इनको क्या गया, उग्रसेन कहा गया। ठीक है, पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। परशुराम किस लिए जाने जाते थे, तो क्षत्रियों के संदाहक के रूप में जाने जाते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों की हत्या की थी, इसलिए परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया पुराणों के अनुसार। ठीक है, महापदम ने
हाँ, महापद्म नंद ने, ठीक है, मैं बता दूंगा कि मैं कहानी कही जाती थी। इनकी जो माता जो थी ना, दरबार में काम करने वाली थी, ठीक है, दरबार में रहती थी, काम वगैरह करती थी, ठीक है। तो इनके पिता जो थे, वास्तविक पिता जो कौन थे, इनके बारे में पता भी नहीं है, ठीक है। कहते थे इनकी माँ का किसी के साथ संबंध थे, उनके इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसलिए भी और बहुत सारी चीजों की वजह से क्षत्रियों से इनको हेट था, इसलिए इन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों का नाश भी किया था। इसलिए परशुराम का उपाधि इन्होंने, दूसरा अवतार कहा गया है परशुराम की, परशुराम के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। महापद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, अस्मक दक्षिण भारत में, ठीक है, कलिंग, दक्षिण भारत को जोड़ने वाला रास्ता कलिंग ही था, मैथिल आदि राज्यों को पराजित करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय तक ही हुआ था, ठीक है। सबसे अधिक मगध का वास्तविक विस्तार महापद्म नंद के समय में हुआ। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। यह भी प्रश्न पूछता है कि भाई साहब, महापद्म नंद के व्याकरण के महान क्या बोलते हैं, व्याकरणी, ठीक है, व्याकरण। या फिर विद्वान, क्या नाम था, पाणिनि, किनके समकालीन थे, तो महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, घनानंद हुआ, ठीक है। घनानंद के समय यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था, ठीक है। मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। घनानंद ने अपने दरबार से, मुख्यतः सिकंदर के सैनिक जो थे वो हाथी से बहुत डरते थे। इन लोग के मन में कोई ना कोई भय डाल दिया, यहाँ के हाथी बहुत खतरनाक होते हैं, पैरों से कुचल देते, सूंड से क्या कहते हैं, लपेट के फेंक देते हैं, और उससे भी नहीं होता तो हाथी जो है सूंड से आग उगलते हैं, ठीक है। ये सभी बातें जो सुन के सिकंदर के सेना जो था काफी अधिक भयभीत हो गया और ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत लोग रावी लगा देते हैं, रावी गलत हो, रावी नदी के किनारे, ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच में हाइडेस्पीच की युद्ध हुई थी, ठीक है। नदी को पार करने से इनकार किया तो ब्यास नदी थी, ठीक है। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, ठीक है, ध्यान, घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई, ठीक है, जो कि मगध की बात करेंगे तो मौर्य वंश ही आगे चल के, ध्यान रखिए, मगध को क्या करता है, साम्राज्य का रूप देता है, ठीक है। मगध अभी तक साम्राज्य नहीं था, लेकिन अब जाके मगध क्या बनेगा, एक साम्राज्य बनेगा, ठीक है। मौर्य वंश की बात करेंगे 321 से लेके, ठीक है, 185 ईसा पूर्व तक, मतलब आपको मौर्य वंश आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म की बात करें 295 के आसपास हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें 321 से लेकर 298 तक, क्या 345 305, अरे उल्टा हो जाएगा ना ये, 345, हाँ 345 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, बिहार ऊपर से नीचे है ना उतना। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 321 से 298 ईसा पूर्व तक था। जस्टिन वेस्टर्बो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, सेंट्रोपोटस कहा है। क्या कहा है, सेंट्रोपोटस के रूप में। किसने पहचान की चंद्रगुप्त मौर्य को, क्या बताएंगे, जस्टिन एवं बिल्कुल ही जस्टिन एवं एस्टर्बो ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जस्टिन एवं एस्टर्बो की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किस रूप में पहचान किया है, तो सेंट्रोकोटस के रूप में। कैसे है, तो सेंट्रोकोटस के रूप में इनको क्या किया, पहचान किया, ठीक है, ध्यान रखें। जिनकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, सेंड्रोकोटस भी था, एंडोकोटस भी था। जस्टिन एवं एस्टर्बो ने क्या, इसका यूनानी भाषा में होता होगा कर्ज, ठीक है, ये यूनानी भाषा है, ठीक है। जस्टिन वेस्टर्बो ने सेंड्रोकोटस और एरियन एवं क्या नाम है इसका, प्लूटार्क ने क्या बोला है, एंड्रोकोटस, ठीक है। अब विलियम जोन्स ने भी सेंड्रोकोटस नाम की मतलब क्या की है, तो पुष्टि की है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जस्टिन एस्टर्बो जोन्स ने सेंड्रोकोटस, ठीक है। अब प्लूटार्क एवं एरियन ने क्या की है, एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो चाणक्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधियों में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र मिला, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य भी काफी खुश हो जाते, अपने ससुर जी को 500 हाथी उपहार मिले। तभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में पूछा था कितना हाथी दिया था, ठीक है, हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में साथ पूछा था, ठीक है। तो कितने हाथी दिए थे, 500 हाथी दिए थे। कितने हाथी दिए, 500 हाथी। कौन कौन क्षेत्र मिला, तो काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र मिला, ठीक है। ध्यान, ये क्षेत्र अभी के संदर्भ में देखिए, सारा क्षेत्र अभी भारत से बाहर है, ठीक है, कोई भी क्षेत्र भारत में नहीं है, ठीक है।
युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमार हेलेन कार्नेलिया से होती है, ठीक है, जो कि सेल्यूकस निकेटर की मतलब क्या थी, पुत्री थी, ठीक है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्टीज को भेजा। मेगास्टीज इंडिका की रचना की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदकुश पर्वत से तक, हिंदकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार हिंदकुश हिंदकुश पर्वत से ईरान तक, हिंदकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, ठीक है। 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग दिया और अंतिम समय श्रवण बेलगोला कर्नाटक के लिए निकल पड़ते हैं। किस पर्वत पर तपस्या किया? पर्वत का नाम है चंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या किया और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति जिसका नाम था संलेखना, ठीक है, जिसमें पर अंजल को त्याग देना, ठीक है, उनसे अपने प्राण को त्याग दिए, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद उसका पुत्र शासक बनेगा जिसका नाम था बिंदुसार, ठीक है। क्या नाम था? पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार, जो कि 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व क्या रहेगा? शासक रहेगा। अगर पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ तो क्या बताएंगे आप लोग? बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं? अमित्र घाट, क्या बोलते हैं? अमित्र घाट, ठीक है। और सिंगसेन के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है, ठीक है। एस्टर्गो की माने तो सीरियन राजा, ठीक है, एंटीओकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाएगा सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी मुगल दरबार में, मुगल बोल रहा हूं सॉरी, मौर्य दरबार में कौन होता है? तो डाइमेकस ही होता है, ठीक है। डाइमेकस किसका दूत था? तो एंटीओकस का दूत था। एंटीओकस कहाँ का राजा था? तो सीरियन राजा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सेल्यूकस से संबंध रखता था। एंटीओकस का संबंध की बात करेंगे तो सेल्यूकस निकेटर से संबंधित था ये, ठीक है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा, ठीक है। तो भाई साहब डायनोसियस भी आया था। मिस्र के शासक का नाम क्या था जिसने मतलब डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था बिंदुसार के दरबार में? क्या बताएंगे इनका नाम? क्या नाम था? टॉलमी फिलाडेल्फस था, ठीक है। अब आते बिंदुसार ने तसीला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, अशोक को भेजा था, ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले सुसीम को भेजा था लेकिन उसे दब नहीं पा रहा था, बाद में अशोक को भेजा। अशोक ने बिना किसी शस्त्र चलाए ही तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया था, ठीक है। बिंदुसार की बात करेंगे तो सबसे पहले आजीवक था, ठीक है, आजीवक संप्रदाय का, ठीक है, अनुयायी था, जो कि मखली पुत्र गोसाल के द्वारा मतलब इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी, जिसमें डेटरनिज्म क्या होता है अंग्रेजी का शब्द? नियतिवाद, डेटरमिनिज्म, हाँ, ठीक है, एक शब्द आता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले सुने, डिटरमिनिज्म का थ्योरी जो था, ठीक है, आजीविको का थ्योरी था, मतलब सब कुछ मतलब क्या है? फिक्स है, ठीक है, सब कुछ फिक्स है। कर्म में विश्वास नहीं रखते थे, क्रमवार में विश्वास नहीं रखते थे, नियति में विश्वास है। भाई साहब सब कुछ जो हो रहा है वो पहले से मतलब क्या है? फिक्स है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय सर मखलीपुत्र गोसाल तक्षशिला ने के पास कोई नदी थी क्या? तक्षशिला नदी, बिल्कुल नदी हो रहा है यहाँ पे, पाकिस्तान में पड़ता तक्षशिला। सिंधु और झेलम के बीच सिंधु में था झेलम वो होगा, बिल्कुल तक्षशिला। सिंधु झेलम के आसपास होगा। तक्षशिला जो इलाका है पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के साइड है ना, तो वही दो हुआ वहाँ पे, दो के बीच का था। तो आजीवक संप्रदाय का मतलब क्या था? ये मानने वाला था, अनुनायी होता, ठीक है। डिटरमिनिज्म का थ्योरी कभी आजीवकों के बारे में बता देंगे, ठीक है। अब आता है अशोक। अशोक की बात करेंगे, ठीक है। ये शासक था 272 तक ही रहता, लेकिन अशोक 269 से शासक बनता है। डेट में से पता चल रहा है तो बीच में कितने साल का गैप हो गया? 3 वर्षों का गैप हो गया। 3 वर्षों तक इसी का ये मतलब वही लड़ाई झगड़ा में समय में फंसा हुआ था, ठीक है। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्ष कर अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वो कहाँ का राज्यपाल था? अवंती या फिर उज्जैन का राज्यपाल था, ठीक है। उज्जैन की राजधानी अवंती ही था, ध्यान में रखेंगे, इसलिए अवंती उज्जैन दोनों लेता है, ठीक है। पुराना में अशोक वर्धन कहा गया। मास्की में गुर्जर अभिलेख में इसे अशोक कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया मास्की में गुर्जर अभिलेख में? तो इसको अशोक कहा गया है, ठीक है। सिहली अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है, ठीक है। अशोक ने अपने शासनकाल 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध अर्थात 261 ईसा पूर्व के 9वें वर्ष, 8वें वर्ष होगा, ठीक है, यहाँ पे सुधारिएगा इसको, 8वें वर्ष होगा, ठीक है। 8वें वर्ष में कलिंग का 261 किया तथा कलिंग के मध्य मतलब क्या होगा? सम्मिलित हो गया, ठीक है। अशोक 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी भी देता है।
कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, इससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। इससे पूर्व कुछ धर्म ये पूछ सकता है, बौद्ध धर्म को तो आफ्टर कलिंगा युद्ध के बाद अपना लिया, इससे पहले किस धर्म को मानता था? तो शैव धर्म को मानता है। ठीक है, दिव्यावधान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षाएं दी। अशोक के शासनकाल के महत्वपूर्ण कार्य की बात करेंगे। 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है। 10वें वर्ष में क्या कर बोध गया की यात्रा पे जाते, बोध गया पे यात्रा पे जाते हैं, वहां पे कर को कम करके 1/8 कर देते हैं। ठीक है, कितना कर देते हैं? 1/8 कर देते हैं। ठीक है, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष में बात करेंगे धम्म किया, शिलालेखों का अंकन करवाया। 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है, ध्यान रखें, लुम्बिनी की यात्रा में 1/8 को कर दिया, बोध गया की यात्रा में मिस्टेक। ठीक है, लुम्बिनी की यात्रा की 20वें वर्ष। ठीक है, और अशोक ने कर को घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या है यहाँ पे? 8वें वर्ष कलिंग, 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर, 13वें वर्ष धम्म, 14वें वर्ष धम्म महापात्रों की नियुक्ति। अब 20वें वर्ष की बात करेंगे तो लुम्बिनी की यात्रा। ठीक है, अब पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। पुत्र का नाम क्या? महेंद्र। दोनों को कहाँ भेज दिया? दोनों को श्रीलंका भेज दिया। ये दोनों खाली हाथ नहीं गए, अपने साथ कौन सा पेड़ लेके? बोधि वृक्ष को लेकर गए। ठीक है, बोधि वृक्ष को लेकर गए। ठीक है, जब भारत में जब बोधि वृक्ष को कटवा दिया जाता है तो फिर श्रीलंका से बोधि वृक्ष को लाकर भारत में लगाई जाती है। ठीक है, मतलब श्रीलंका में जो बोधि वृक्ष है, ठीक है, अशोक के पुत्र एवं पुत्री के द्वारा लगाया गया था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे करवाया? पाटलिपुत्र में करवाया। ठीक है, अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। कौन कौन थे? कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ अशोक का पुत्र था। ठीक है, संप्रति, शालीसुख, देवधर्मन, शतधनुष और अंतिम की बात के बृहद्रथ। अंतिम कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत भी हुई थी बृहद्रथ वंश से, एक शब्द देखेंगे तो समाप्त भी बृहद्रथ पे ही होती है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक था, जिसमें से लगभग 37 वर्षों तक खुद अशोक ने ही शासन किया। ठीक है, ध्यान रखिए। आप चलेंगे बिहार के संदर्भ में तो आपको पढ़ना है बौद्धिज्म। ठीक है, बौद्धिज्म जैनिज्म में निपटा देता हूँ। ठीक है, बौद्धिज्म की बात करें, बौद्ध धर्म। ठीक है, धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए, सब पढ़ा हुआ, रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए तेजी में लेके चल रहा। बौद्ध धर्म थे। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे इनको लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, फिर एशिया का ज्योतिपुंज या फिर शाक्य मुनि के नाम से जानते थे। शाक्य मुनि क्यों कहते थे? क्यों बोलते थे इनको शाक्य मुनि? कुल में मतलब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहते थे। ठीक है, इनको लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? ये बता देंगे इसको। क्या नाम है? एडविन एर्नोल्ड। क्या नाम था उसको? एर्नोल्ड। एडविन। याद है क्या? पूछेगा। ठीक है, एडविन एर्नोल्ड, नोट कर लीजिएगा नहीं जिनको है। ठीक है, एडविन एर्नोल्ड ने इनको लाइट ऑफ एशिया कहा था। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिताजी का नाम शुद्धोधन, माता जी का नाम महामाया, सौतेली माँ या फिर मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। विवाह यशोधरा से होती है, जो कि उस समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। 16 वर्ष की आयु में विवाह होती है। पुत्र का नाम जो था राहुल था। 4 दृश्य देख लेते, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक सब, एक सन्यासी, और इनका हृदय हो जाता परिवर्तन। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर देते हैं और किसी को बिना बताए हुए जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी पत्नी शिकायत भी करती है। ठीक है, 6 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होता है। 35 वर्ष की आयु में ज्ञानी बन जाते हैं। ठीक है, जब ज्ञानी हो गए तो इनको कहा गया तथागत एवं बुद्ध कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। कहाँ पे होती है? पीपल वृक्ष के नीचे होती है। लेकिन यही पीपल वृक्ष आगे चल के बन गया कौन सा वृक्ष बन गया? बोधि वृक्ष बन गया। ठीक है, किस नदी के किनारे? निरंजना या फिर फल्गु नदी के किनारे होता है, बोध गया में होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने दुख के 4 कारण बताए से भाई साहब। दुख क्या है? दुख संसार दुख में है। ठीक है, दुख समुदाय की बात है। दुख का कारण की बात करें, तृष्णा, तृष्णा है, मतलब इच्छा का होना ही मतलब दुख का कारण है। दुख निरोध की बात करेंगे, दुख निरोध का एक ही रीजन है, मतलब दुख निवारण में तृष्णा पे विजय आवश्यक है। दुख निरोध का मार्ग उन्होंने बताया भाई साहब, दुख निवारण है तो अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। ठीक है, 8 प्रकार का मार्ग इन्होंने बताया। आप देखेंगे 8 प्रकार का मार्ग कौन कौन? तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कौन? 8 मार्ग कौन? समय की दृष्टि, समयक संकल्प, ठीक है, समयक वाक्य, समयक कर्म,
समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति, समयक समाधि। ठीक है, मतलब मर भी एकदम समय से जाना, ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहना। ठीक है, तो 8 प्रकार के मार्ग जो थे इन्होंने बताया। बोला था भाई साहब देखो, दुख निरोध का मार्ग क्या है? दुख निरोध को खत्म करना, जीवन से दूर करना। तो ये 8वां मार्ग को अपनाओगे तो आपके जीवन से दुख चला जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें बुद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था, तो बुद्ध धम्म संघ की बात करेंगे। बुद्ध धर्म के क्या था? त्रिरत्न था। क्या था? त्रिरत्न की बात करेंगे। बुद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन था? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। ठीक है, बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? ध्यान रखें, मध्यम मार्ग का इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? इन्हें सर्वसाधारण की भाषा। किसकी भाषा थी ये? तो सर्वसाधारण की भाषा थी, सर्वजन की भाषा थी। ठीक है, ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो थी क्या था? पाली था। ठीक है, बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, इनको ऋषि पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? ऋषि पट्टनम के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। ठीक है, क्योंकि श्रावस्ती जो था इनका मित्र का घर था। ठीक है, इनका मित्र का नाम क्या था? प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत। ठीक है, तो यहीं पे जाके इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। यहीं पे एक डाकू से इनकी मुलाकात होती है, डाकू का नाम था अंगुलीमाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल नामक डाकू से भी इन्होंने मिला था, जिसने 1000 लोगों पे मार के उसके माला पहनने का मतलब उन्होंने क्या किया था? पर्ण ले रखा था। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में कहाँ पे? और कुशीनगर, मल्लों की राजधानी में 80 वर्ष की अवस्था में होती है। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु की बात करें, अलार कलाम जो थे इनके प्रथम गुरु थे। कहाँ के गुरु थे? ध्यान रखिएगा। ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी बुद्ध ने। कौन सी दर्शन की शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की संख्या ली थी। जिनके संस्थापक की बात करने के कपिल मुनि जो थे सांख्य दर्शन के मतलब क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, द्वितीय गुरु की बात करें, रुद्रक रामपुत्र जो थे राजगृह के थे, बुद्ध के दूसरे गुरु थे। ठीक है, तो सांख्य दर्शन की संख्या लेने वाले अलार कलाम जो थे इनको सांख्य दर्शन की संख्या दिए थे। कहाँ के थे? वैशाली के थे। तथा द्वितीय गुरु की बात करें, रुद्रक रामपुत्र थे, जो कि कहाँ के थे? राजगृह के थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के 10 शील या फिर आचरण थे। सत्य, ठीक है, अहिंसा, असत्य, अपिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नित्य गायन का त्याग करना है, असमय भोजन का त्याग करना है, कोमल सैया का त्याग करना है, श्रृंगार प्रसादों का त्याग करना, मध्य सेवन नहीं करें। 10 शील 10 आचरण अगर जिनको फॉलो करते थे वह मतलब बौद्धिजन को अपना पाते। लेकिन इनमें भी कंडीशन था। जो लोग ब्रह्मचर्य होते थे, ठीक है, ध्यान रखें, जो लोग मतलब क्या होते थे? बौद्ध धर्म के, ठीक है, मतलब अपने जीवन को जीते, मतलब शादीशुदा क्या बोलते हैं? कौन सा जीवन बोलते हैं उसको? गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन को जीते थे। उनको भाई साहब ये ऊपर का 5 को मानना जरूरी नहीं था। ठीक है, ये 5 को ही मानना मतलब जरूरी होता था। ठीक है, बाकी ये सब नहीं भी मानते तो चलेंगे। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य नहीं आता था उसमें, 5 को मानना पड़ता था। ध्यान रखिए, किसी से 5 को कोई होगा मतलब भाई साहब मद सेवन नहीं करना है। ठीक है, ध्यान में उसके बाद बात करेंगे। सत्य बोलना होता था, अहिंसा को करना होता, अपिग्रह था। ठीक है, उसके बाद क्या था? असत्य भी था। एक और भी कौन होगा? ठीक है, 5 को मानना पड़ता था, बाकी 5 को कर सकते थे वो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते बुद्ध के जीवन का घटना, क्योंकि भाई साहब ये जो गृहस्थ जो अपनाते थे उनके लिए 10 को पालन करना अनिवार्य नहीं था, 5 का ही पालन करते थे, 4 या 5 का पालन करते थे। आई थिंक 5 है। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम को देखेंगे तो सबसे पहले जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। कौन है? कमल है। ठीक है, यौवन का प्रतीक की बात करें सांड है। महाभिनिष्क्रमण, घर का त्याग करते हैं। ठीक है, घोड़ा से ही करते हैं, इसलिए घोड़ा इनका नाम था कंठक। बुद्ध के घोड़ा का नाम कंठक, और सारथी के नाम चन्ना मेरा, नहीं सीधे चन्ना है। ठीक है, ध्यान रखिए, सारथी था इनका। ठीक है, और संबोधि की बात, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर? पीपल या फिर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। महापरिनिर्वाण, मृत्यु की बात के पद चिन्ह। ठीक है, क्या था? महापरिनिर्वाण था। ठीक है, धर्म चक्र प्रथम को प्रथम उपदेश दिया गया, इसका प्रतीक क्या था? चक्र था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा या फिर एक बार फिर से याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। याद हो गया? चलिए, बौद्ध धर्म की बात करेंगे। चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, 2 भागों में विभाजित होता, एक का नाम था हिनयान, एक जो था महायान था। हिनयान जो था भाई साहब परिवर्तन का विरोधी था। ठीक है, महायान जो था परिवर्तन का समर्थक था। इसीलिए दोनों में नहीं बनती है, बट जाता। 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का आडंबर वाले शाखा ब्रजयान का विकास होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले सूत पिटक में क्या? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
सबसे ये यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछता है, सूत पिटक की रचना किसने की? सूत पिटक की रचना किसने? आनंद ने किया। किसने किया? आनंद ने किया। ध्यान रखिए, ये सबसे पहला पिटक था, आनंद के द्वारा इसकी रचना की गई। सूत का मतलब क्या? क्या था इसमें? उपदेश थे। क्या थे? बेटा। उपदेश थे, बुद्ध के उपदेश। किसे? इसमें। विनय का मतलब क्या होता है? नियम होता है। संघ में आने वाले लोगों को इसमें नियम दिया हुआ था, ठीक है। ये लघुत्तम पिटक था, सबसे छोटा था, जिसका संकलन किसी उपाली ने किया था। सूत पिटक आनंद ने, विनय पिटक उपाली ने, अधिगम पिटक की बात करें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन देखने को मिलता था, इसका किया था मोगलीपुत्तीस ने। किसने किया था? मोगलीपुत्तीस ने। अधिगम पिटक। बौद्ध धर्म में कितने पिटक? 3 पिटक, ठीक है। सूत पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक। बौद्ध धर्म में कितने रत्न? बुद्ध, धर्म, संघ। बुद्ध, धर्म, संघ, ठीक है। अब आते हैं मुख्यतः हम लोग आते हैं क्या आएंगे तो यहाँ पे बौद्ध संगीति के बारे में देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है क्या बताएंगे? 483 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे होती बोलते रहिए? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में होती है। अजात शत्रु यहाँ के शासक होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें महाकश्यप होता है। विशेषताएं क्या थी तो भाई साहब यहाँ पे सूत पिटक की रचना की गई, ठीक है। सूत पिटक, विनय पिटक की रचना की जाती है, ठीक है। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना जो थी यहीं पे कर दी जाती है, प्रथम वाले में, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। सूत पिटक की रचना किसने की था? सूत पिटक की रचना किसने की? आनंद ने की थी, जो कि बुद्ध आनंद। के सबसे प्रिय शिष्य था, ठीक है। ध्यान रखिए, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य की बात करें, आनंद जी ही बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, विनय पिटक। विनय पिटक की रचना भाई साहब उपाली ने की थी, ठीक है, जिसके प्रथम बौद्ध संगीति में ही इसकी रचना हुई थी, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे? वैशाली में। शासक की बात करें काला अशोक थे, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें सवाकामी था, ठीक है। यहाँ पे ही मुख्य रूप से विभाजन हो जाते हैं, महासंधि के बाद स्थापित का रूप में विभाजन यहीं पे हो जाते हैं। आखिरी रूप से विभाजन जो होता है चौथा में जाके होता है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें 351 ईसा पूर्व में होता है, ये पाटलिपुत्र में होता है, अशोक के शासनकाल में होता है। अब मोगलीपुत्र तिक्स की बात करेंगे तो भाई साहब ये जो था तीसरे बौद्ध संगीति का क्या था? अध्यक्ष था। इसी ने रचना की, किसकी? अधिगम पिटक की संकलन किसने किया? तो मोगलीपुत्र तिक्स ने ही की, ठीक है। अधिगम पिटक में क्या? तो बौद्ध का दर्शन है। किसका दर्शन है? बुद्ध भगवान का दर्शन किसमें मिलेगा? अधिगम पिटक में मिलेगा, ठीक है। आप चलेंगे चतुर्थ की बात करेंगे तो ईसा की प्रथम शताब्दी में इसकी स्थापना होती है। ये बिहार से बाहर हो जाती है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कौन से बौद्ध संगीति बिहार से बाहर हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। शासक की बात कनिष्क थे। वसुमित अश्वघोष जो थे इसके अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, ठीक है। महान और हीनयान में मतलब क्या होगा? बौद्ध धर्म का परिवर्तन हो गया। महायान वाला जो था वो कहता था भाई साहब हम जो है परिवर्तनवादी है। हीनयान वाला कहता भाई साहब बुद्ध के जो मूल रूप है उसमें मानेंगे। महायान वाला बोलता था मूर्ति पूजा करेंगे। हीनयान वाला बोलता था मूर्ति पूजा नहीं होगी, क्योंकि बुद्ध ने कहा था भाई साहब मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ठीक है। तो इसी तरीके से महा और हीनयान में मुख्य रूप से चौथा वाला में बंटवारा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेंगे महासंघी का स्थापित में विभाजन कब हुआ? तो दूसरा वाला में ही विभाजन हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखें मेनली प्रश्न जो आएंगे विनय पिटक सूत पिटक से आते, जहां से पढ़ने के बाद भी लोग गलती करते हैं, बाकी तो सबका रटा हुआ ही है, ठीक है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति, ध्यान में रखेंगे। पूर्ण जन्म की कथा है किसमें? जातक में आपको देखने को मिलती है। चैत्य की बात करें बौद्ध धर्म में क्या होता है? बौद्ध का पूजा का घर होता है। स्तूपा क्या होता है? तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल जो होता है, जिसे उपयोग करने वाली चीजें, कोई चप्पल का उपयोग करा, किसी का दांत रखा हुआ, किसी का प्रयोग करने वाला चीज रखो, स्तूपा में रहते, क्या होता था? अवशेष होते थे, ठीक है। बिहार क्या होता था? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था बिहार, इसी से शब्द बना हमारे राज्य का बिहार, ठीक है। तो इसी के साथ बौद्ध धर्म क्या होता है? समाप्त होता है। अभी भी कोई डाउट है, कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या जैनिज्म भी पढ़ा दूं? सर हीनयान और महायान पढ़ा किसमें दीजिए। पूर्ण रूप से हीनयान और महायान तीसरा में पूर्ण रूप से बंटता है कि चौथा में? चौथा में। फोर्थ। आंसर सेकंड है। फोर्थ। मतभेद दूसरा में उत्पन्न हो जाता है, बंटता है चौथा में, ठीक है। रहने देते हैं, इतिहास पढ़ा देते हैं थोड़ा आधा घंटा, 40 मिनट। ठीक है। चलो पढ़ा दूंगा जैनिज्म। कल कर दीजिए। 2 दिन में तो 20 पेज निपटा दिया, उसके हिसाब से कितना दिन में जाएगा? 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 6 से 7 दिन में। इसका नया वाला वर्जन भी आ गया, नया वाला भी पढ़ा दूंगा। बिहार से प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है, डोंट वरी।